नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम आपको उत्तर प्रदेश की चुनावी पॉलिटिक्स के दर्शन करवाएंगे, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की कमान पर प्रचार के तीर चढ़ा दिए। आज अमित शाह मथुरा वृंदावन में थे, जहां बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद वो लोगों से मिलने के लिए डोर टू डोर गए। प्रचार के पर्चे बांटने के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को पिछली सरकारों के गुंडा राज की याद दिलाई। इसके अलावा यूपी में जाट पॉलिटिक्स भी रूठे को मनाने की मुद्रा में आ गई। बीजेपी ने जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले छोड़े हैं, लेकिन जयंत के तेवर बदले हुए हैं। आज खबरदार में हम बीजेपी की जाटलैंड पॉलिटिक्स को भी डिकोड करेंगे। आमतौर पर चुनावों में बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई, तो इस आपदा में डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवसर बन गए। यूपी चुनाव में बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो या बीएसपी, सभी ने चुनाव प्रचार की डिजिटल टूल किट्स तैयार की हुई हैं, जिन्हें एक्टिव करने के लिए बड़े स्तर पर साइबर वॉर रूम्स तैयार हैं, जो यूपी के चुनावी दंगल में डिजिटल मैदान बन गए। आज हम आपको बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उन वॉर रूम से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां से सोशल मीडिया मंचों को चुनावी मंच में तब्दील किया जा रहा है। आज इंडियन एयरलाइंस दोबारा से पूरी तरह से टाटा की हो गई। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एयर इंडिया के औपचारिक हैंडओवर की घोषणा की। इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन ने एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने की प्रतिबद्धता जताई। करीब 69 वर्षों बाद एयर इंडिया की कमान एक बार फिर टाटा समूह के पास आई है। इस मौके पर आज हम आपको एयर इंडिया के उतार चढ़ाव वाले सफर पर भी लेकर चलेंगे, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से। गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक बनकर यूपी में बीजेपी के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत कैराना से की तो पलायन का मुद्दा उठाकर चर्चा में रहे। अब आज वो मथुरा पहुंचे। पहले उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए, फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों के जातिवाद, परिवारवाद, गुंडाराज की बुरी यादें ताजा करवाकर वोट की अपील की। बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रचारक की भूमिका में नगरी नगरी द्वारे द्वारे क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब आज अमित शाह ने दिया। वो बोले कि यूपी का चुनाव विधायक या मुख्यमंत्री चुनने का नहीं, बल्कि देश के भाग्य को तय करने वाला चुनाव। बांके बिहारी की शरण में याचक की भूमिका में पहुंचे थे गृह मंत्री शाह। घी के बड़े से दीपक को प्रज्वलित करते हुए उनके मन से याचना निकली होगी कि हे प्रभु, इस बार यूपी की नैया पार लग जाए। मथुरा में मतदाताओं की एक छोटी सी जनसभा करने से पहले गृह मंत्री शाह ने सबसे पहले वृंदावन आना उचित समझा और उसके बाद मतदाताओं को समुचित विकास की परिभाषा बताई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने एक लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। मथुरा में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे थे। जिन गलियों में बांके बिहारी के भक्तों की भीड़ होती है, वहां आज वोट के याचकों की भीड़ थी। मतदाता आज विशेष आराध्य बन गए थे और याचक द्वारे द्वारे पर्चे बांटकर वोट की अपील कर रहे थे। कृष्ण भक्तों की नगरी में राधे राधे के बजाय जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। समझने वाले समझ गए कि चुनावी फिजा में रंग किसका खोला जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की हमने स्थापना की है। ब्रज परंपराओं की सभी छटाओं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी भी चिंता यही समिति कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भर का पर्यटन यहाँ आए, इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। अब जब काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य प्रांगण बन चुका है, अयोध्या में श्रद्धेय श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो मथुरा तो फिर भी बीजेपी की योजना में अभी बाकी है। दरअसल मथुरा में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें से करीब 3.5 लाख जाट, 3 लाख ब्राह्मण, 3 लाख ठाकुर, 1.5 लाख मतदाता जाटव, 1 लाख वैश्य मतदाता, 70,000 यादव मतदाता और करीब 1 लाख वोटर अन्य जातियों से हैं और साथ ही साथ करीब 1.5 लाख मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। चुनावी समीकरण के लिहाज से यही दिखता है कि ये इलाका आरएलडी और बीजेपी के बीच की लड़ाई साबित हो सकता है। ये बात शाह भी बेहतर समझते हैं, इसीलिए उन्होंने योजना बदली है। जातिवाद और परिवारवाद से आगे बढ़कर उन्होंने लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन की याद दिलाई। मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए, उनकी गिनती कराने के बाद शाह ने अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया। 2017 के चुनावों में अखिलेश के शासन को गुंडाराज बताने की जो योजना पहले बनाई गई थी, उसी से मिलती जुलती योजना आज भी अपनाई गई। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडाराज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द। मथुरा और पश्चिमी यूपी के चुनावी गणित में जाट वोट महत्वपूर्ण है। इसीलिए कल ही अमित शाह ने जाट वोटों को लेकर जयंत चौधरी पर अपना नर्म रुख दिखाया था और बीजेपी ने इशारा दिया था कि जयंत के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या उन्होंने ये भी कहा, आपने भी कहा कि जयंत चौधरी ने घर जो है गलत चुन लिया है। अब अगली बार देख लेना, बात कर लेना, साथ आ जाएं। तो आपको उम्मीद है कि जयंत चुनाव बाद आपके साथ आ जाएंगे? देखिए, घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जयंत लोकदल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। देखिए, जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। दरअसल इस बार विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ चुनावी मैदान में है। पश्चिमी यूपी में जाट वोटों को समेटने के लिए जयंत चौधरी एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई अपने पाले में चाहता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं?
मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपना जोर इसलिए भी ज्यादा लगा रही है क्योंकि 2022 का चुनाव 2017 वाला नहीं है। इस बार इस इलाके में कृषि कानूनों की वजह से जाट किसानों में असंतोष ज्यादा है। बीजेपी खुद को खतरे में महसूस कर रही है क्योंकि अभी तक उन्हें जाटों का साथ मिला था। दरअसल पश्चिमी यूपी के 18 जिलों में जाट मतदाता प्रभावी हैं। 80 सीटें तो ऐसी हैं जहां जाट वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 2014 लोकसभा चुनावों में 77% और 2019 लोकसभा चुनावों में 91% जाट मतदाता बीजेपी के साथ आए थे। लेकिन इस बार ये स्थिति कमजोर है क्योंकि जयंत बीजेपी के पाले में नहीं है। अब इसका तोड़ निकालने के लिए बीजेपी एक और तरीका निकाल रही है कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। अमित शाह के इस बयान का मतलब क्या है, ये पश्चिमी यूपी के जाट नेता और जाट मतदाता अच्छे से समझता है। शाह के इस बयान का मकसद और मतलब जयंत चौधरी भी जानते हैं और इसी वजह से इस मुद्दे पर खास तौर से जयंत अभी कुछ नहीं कहना चाहते। मथुरा से कुमार अभिषेक और मुजफ्फरनगर से कुमार कुणाल, आज तक। बीजेपी के लिए अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन बड़ी चुनौती है। बीजेपी नेता लगातार जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने में लगे हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने दो टूक जवाब दिया कि वो चवन्नी नहीं कि पलट जाएंगे। लगातार जो आपको की तरफ संदेश भेजने की कोशिश की गई है अमित शाह जी की तरफ से, कैसे देखते हैं कल की मीटिंग? उनकी मीटिंग एक राजनीतिक स्टंट है। चुनाव में जो वोट उनके खिलाफ जा रही है उसे साधने की कोशिश है। उनके हृदय में किसान के लिए कोई सम्मान होता तो इससे पहले जब किसानों पे आपत्ति हो रही थी, जब किसानों पे वार हो रहा होता, तब यही लोग शांत बैठे हुए थे। तो ये इनका प्रयास है, लेकिन गांव-गांव में विरोध हो रहा है बीजेपी का। अच्छा, लेकिन 2014, 2017, 2019 में भी इसी तरीके से नाराजगी थी जाटों में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश करके उनको अपनी तरफ कर लिया। इस बार क्या अंतर देखते हैं? ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ कर लिया। आज नाराजगी हर वर्ग में है। इलाहाबाद में जिस तरह से नौजवानों को पीटा है उसकी गूंज बहुत दूर तक गई है। अगर हमारे प्रतिभाशाली नौजवानों को इस तरह से पीटा जाएगा तो फिर युवा क्या करेगा? तो उत्तर प्रदेश में जो विकास की संभावनाएं हैं वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं बहुत आशा के साथ कि हमने जो गठबंधन बनाया है ये यूपी में परिवर्तन लाएगा। अच्छा, आपने मंच से कहा भी कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जो लोग डाउट अगर कर रहे हैं, हम लोग अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। हमने संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, जनता के मुद्दों को उठाया है, वही हमें आगे करना है जो चौधरी साहब ने रास्ता दिखाया था। आपने ये भी कहा कि अगर हम मुझसे कोई गलती हो तो चौधरी अजीत सिंह जी का चेहरा याद करें। जी बिल्कुल, भावनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और उन्हीं भावनाओं को जिंदा भी रखना है, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, ताकि हमारे रिश्ते आगे मजबूत रहे। अखिलेश जी के साथ गठबंधन है, कहीं लगता है कि एक तरीके का जो उनका 2012 से 17 का जो कार्यकाल था वो कहीं आड़े आ रहा है, कहीं उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ गलतियां हुई, कुछ अच्छे काम भी हुए और उनको अनुभव मिला है और उसके बाद 5 साल विपक्ष में रहे हैं और हम भी लगातार विपक्ष में रहे हैं, संघर्ष किया है। तो हम दोनों मिलकर अपने उस अनुभव का प्रयोग करेंगे ताकि यहाँ बुनियादी विकास हो पाए। अच्छा, अमित शाह जी को अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं क्या कि हमें आपसे कोई परहेज नहीं है। नहीं, आपको किसानों से क्या परहेज है? लखीमपुर में न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे? टेनी जी को बगल में क्यों बैठा रखा है? मेरे यही सवाल उनसे हैं। धन्यवाद। तो क्या लगता नहीं है कि चुनाव के बाद गठबंधन की कोई गुंजाइश? ये तो चर्चा आप ही चला रहे हो। हमारी तरफ से तो आपको पता है कितना स्पष्टवादी मैं हूँ, इससे ज्यादा स्पष्ट कोई कह नहीं सकता। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। पंजाब में आज से प्रचार की कमान राहुल गांधी ने संभाली।
लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी पंजाब पहुंचे थे। पार्टी के 117 उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर गए। उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका, लंगर खाया और फिर जलंधर के लिए निकल गए। इस प्रचार अभियान में राहुल का पंजाब पहुंचना बड़ी खबर नहीं थी, बल्कि उनके साथ मौजूद रहे 117 उम्मीदवार बड़ी खबर थी। दरअसल पंजाब कांग्रेस में बगावत और टिकट बंटवारे में भाई भतीजावाद का शोर ज्यादा है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती पंजाब चुनाव से ज्यादा पार्टी में एकजुटता बनाए रखना है। पंजाब कांग्रेस कितनी एकजुट है और इसमें वोट के बंटवारे पर कलह है या नहीं, ये बताने के लिए ही ये तस्वीरें आई हैं। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने आए राहुल गांधी पंजाब में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं और इसी के लिए सबसे पहले वो स्वर्ण मंदिर पहुंचे। मत्था टेकने के साथ साथ लंगर भी छका। आस्था और लंगर के स्वाद पर ध्यान देने के बजाय आपको राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखने वाली भीड़ पर नजर डालनी चाहिए। इसे भीड़ नहीं कहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये कांग्रेस के वो 117 उम्मीदवार हैं जिन्हें पंजाब चुनाव में परचम बुलंद रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें सिद्धू हैं, प्रताप सिंह बाजवा हैं, चन्नी भी हैं और ये वो लोग हैं जिनके अपने अपने उम्मीदवार भी यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो 1 दिवसीय पंजाब दौरा है, इसके जरिए पार्टी जो विभिन्न धड़े हैं उनको करीब लाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पहले ही लोगों को और अपने नेताओं को संदेश दे चुके हैं कि धड़े में बंटकर आप चुनाव नहीं जीत सकते और अगर आपको सरकार को रिपीट करना है तो आपको एक होना पड़ेगा। पंजाब चुनाव में जातिगत समीकरण देखेंगे तो यहाँ दलितों पर बड़ा दारोमदार है। हर पार्टी जानती है कि पंजाब में जीत की राह इनकी गलियों से होकर गुजरती है और इसीलिए राहुल गांधी वाल्मीकि तीर्थ स्थल पहुंचे और पूरी तल्लीनता दिखाते हुए भजन का आनंद लिया। जहां जहां राहुल वहां 117 उम्मीदवार। सिद्धू और चन्नी राहुल गांधी के राइट और लेफ्ट हैंड बनकर साथ साथ रहे। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को 117 उम्मीदवारों की प्रदर्शनी लगाने की नौबत क्यों आई? कांग्रेस की दिक्कत यह है कि पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद भी गुटबाजी जारी है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चन्नी और सिद्धू आमने सामने हैं। टिकट बंटवारे को लेकर भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं। दोनों चन्नी जी ने और सिद्धू जी ने गाड़ी में मुझे कहा कि देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। एक ही व्यक्ति लीड करेगा और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। दरअसल भाई भतीजावाद के आरोपों के जवाब में एकजुटता का संदेश देने की इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। राहुल गांधी की कोशिश ये है कि उनके साथ प्रचार में 117 उम्मीदवारों की मौजूदगी से विपक्ष को भी मैसेज मिल जाए। किस तरह देखते हैं चुनाव को आप? उन्होंने दूसरी तरफ जब भगवान मान को उतारा, अब तो मजीठिया को अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उतारा, कैसे देखते हैं चुनाव को? बहुत बड़े मार्जिन से हमको ये इलेक्शन जीतेंगे, आप फिक्र मत करो। सबसे पहला मैसेज तो ये चाहिए कि सारी कांग्रेस की लीडरशिप राहुल जी के नीचे और सोनिया जी के नीचे, दे आर वन। वी विल फाइट एज वन। इफ वी ऑल फाइट एज वन, ओनली देन डू वी सर्वाइव। सो नेक्स्ट जो इलेक्शन का आगाज है वो हमें बताएंगे, हमारे से डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है पंजाब आज ये मानता है कि क्या सिस्टमेटिक चेंज करने में कौन सी पार्टी सक्षम है, तो वो सारा अपना मैनिफेस्टो में आने वाला है। वो आते दिनों में हम अपना आने वाला विजन भी दिखा। पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में जो विवाद हो रहा है उसमें आरोप ये लग रहे हैं कि 11 बड़े नेताओं के करीबियों को टिकट दिए गए हैं। टिकट पाने वालों में सिद्धू के भतीजे और सुनील जाखड़ के बेटे भी हैं। राजेंद्र कौर भट्टल के दामाद और ब्रह्म महिंद्रा के बेटे को भी टिकट मिला है। सीएम चन्नी के चचेरे भाई का टिकट कट गया है। टिकट कटने वालों में 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। अब टिकट कटने से नाराज उम्मीदवार विरोधी पार्टियों से या निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं
और विरोधी पार्टियां भी कांग्रेस को डेंट देने के लिए तैयार हैं। अब ये बात खुल के आ गई है कि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए दलितों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने सिर्फ एससी भाईचारे के अपने एक एमएलए को कुछ हफ्तों के लिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स पंजाब में की जा सके, पंजाब को जात बिरादरी के नाम पे बांटा जा सके और दलितों का वोट लिया जा सके। राहुल गांधी के पंजाब पहुंचने के साथ एक खबर यह आई कि उनके इस दौरे का विरोध पंजाब कांग्रेस के ही कुछ सांसद कर रहे हैं, लेकिन खबर पकने से पहले ही कांग्रेस ने उसे नकारने की कोशिश की। Amritsar MP is there very much. Everybody is busy with their election campaign and everything. They will be there in respective constituency. Nothing is like that. So all is well in the party now? Very much. दरअसल आज ये देखा भी गया कि राहुल गांधी के पंजाब दौरे में कांग्रेस का एक भी सांसद साथ नहीं था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी था। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कैप्टन अमरिंदर पहले से ही तैयार बैठे हैं। पिछले चुनावों में मिली मात का बदला आम आदमी पार्टी इस बार ले रही है। ऐसे में अंदरूनी कलह कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए। अमृतसर से सुप्रिया भारद्वाज और मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में इलेक्शन चाहे देश का हो या नगर निगम का किसी युद्ध से कम नहीं होता है, जिसमें जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम से लड़ती हैं। लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया। चुनाव प्रचार का तरीका चुनावी रैलियों के मंचों की जगह सोशल मीडिया मंचों ने ले ली है। नेताओं के भाषणों की जगह सोशल मीडिया पोस्ट्स ने ले ली है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के बजाय अब मोबाइल टू मोबाइल प्रचार हो रहा है। ये संवाद के लिए फेसबुक लाइव अब राजनीतिक दलों की फर्स्ट चॉइस बन गई। अगर चुनावों को पॉलिटिकल वॉर माना जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव साइबर वॉर रूम से लड़े जा रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल। आज तक की टीम ने उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियों के ऐसे ही वॉर रूम से रिपोर्टिंग की है जहां चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के बीच साइबर युद्ध छिड़ा है। चुनाव मतलब रैलियां, चुनाव मतलब भीड़, चुनाव मतलब लंबे लंबे भाषण, चुनाव मतलब जोरदार नारेबाजी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सोशल मीडिया के दौर में लिखी जा रही है चुनाव प्रचार की नई कहानी। अब तक पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव मैदान में अपनी ताकत झोंकती थी, लेकिन अब वॉर रूम में बैठकर ही जीत की स्ट्रेटजी तय होती है और मैदान बनता है सोशल मीडिया। इस चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी ने वॉर रूम खड़ा कर लिया है और फोन को एक जरिया बना लिया है वोटरों तक पहुंचने के लिए। बड़ी बड़ी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये किस तरीके से बंद दरवाजों के पीछे अपनी सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस तरीके से फोन को इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए। आज तक इस खबर के द्वारा आपको बताएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी का सोशल मीडिया नेटवर्क तैयार है। पार्टी ने हर विधानसभा में वॉर रूम खोल दिए हैं, जहां से सोशल मीडिया पर 24/7 चुनाव प्रचार हो रहा है। आज तक की टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी गढ़ गोरखपुर में बने वॉर रूम में पहुंची, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर कम कॉल सेंटर ज्यादा लग रहा था। प्रचार फोन के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग यहाँ से लेके प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर के महिला मोर्चा की अपने पूरे टीम से लेकर अपने पूरे क्षेत्र से, जिले में और वार्ड बाई, बूथ बाई, हम लोग सारा काम जो है फोन के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप लोगों की रीच कितनी है? अगर एक आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वो कितने लोगों तक पहुंचता है? आप रीच की बात करिए तो आप ऐसे समझिए कि 35-40 हजार ग्रुप हमारे कंट्रोल में गोरखपुर क्षेत्र में। इन ग्रुपों के माध्यम से हम एक साथ कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों तक आधे घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, रीच कर लेते हैं। जब से चुनाव आयोग ने रोड शो और रैलियों पर रोक लगाई है, तब से सारी पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस डिजिटल कैंपेनिंग पर है। रैली के मंच की जगह सोशल मीडिया के मंचों ने ले ली है।
कोरोना महामारी के दौर में नेता लोग भी सोशल मीडिया के फैन हो गए। उत्तर प्रदेश के न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक अकेले नहीं हैं, जिन्होंने अपने घर पर ही मिनी वॉर रूम तैयार कर लिया है। हम देखते हैं कि आज दिन भर लोगों के क्या कमेंट्स आए हैं और लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की दिक्कतें क्या है, जरूरतें क्या है। उसके आधार पर जब सोशल मीडिया पे हमें ट्विटर पे या हमारे फेसबुक मैसेंजर पे जो भी सूचनाएं आती हैं, पहले क्षेत्र की उन बातों को हम सुन करके उनको पूरा करके फिर दिन भर के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके आधार पर काम करते हैं और एक दिन पुराने जो वीडियो हैं उनको हम रात में अपलोड करते रहते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी विधानसभा स्तर पर वॉर रूम बनाकर ट्विटर, फेसबुक को चुनाव प्रचार का टूल किट बना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने व्हाट्सएप को करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का टूल बनाया है। कांग्रेस के इस वॉर रूम में मौजूद हर फोन में लगभग 6000 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिनके जरिए कांग्रेस वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी फोन को लेकर और खासतौर से व्हाट्सएप का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है? जो चुनाव अब हो रहे हैं उन्होंने अपने जो परंपरागत तरीके थे उनको छोड़कर अब थोड़ा हम लोग डिजिटल हुए हैं और जो लोगों तक पहुंचने का रीच आउट का प्रोग्राम है, जो हमारे जैसे आप देख सकते हो कि लड़की हूँ लड़ सकती कैंपेन, जिसपे प्रियंका जी का सबसे ज्यादा फोकस है, एक आधी आबादी को हम कवर करते हैं। तो इस कैंपेन को और जो हमारे ऑफिशियल कैंपेन है उन सब तक हमने एक पहुंचने के लिए एक रणनीति बनाई थी और उस रणनीति के हिसाब से हम अभी इलेक्शन में अपने हिसाब से पूरे चल रहे हैं। वोटर्स से फेस टू फेस संवाद की जगह अब वर्चुअल संवाद ने ले ली है। चुनावी रैलियों की जगह अब वर्चुअल रैलियों ने ले ली है। बीजेपी और कांग्रेस वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया वॉर रूम्स के जरिए हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में जुटी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्यादा दिलचस्प तरीका अपनाया है। झूठ के अंबार बा, शिक्षा बदहाल बा, स्वास्थ्य बुरा हाल बा, जनता कंगाल बा, जनता के पुकार बा, अखिलेश के प्रहार बा, भाजपा के हार बा। अनुराग जी, यूपी में काबा, यूपी में ईबा, यही सब अब सुनने में आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी जो एक प्रचार किया जा रहा है काफी तेजी से किया जा रहा है। आपका जवाब क्या होगा इन गानों के लिए? देखिए, दरअसल में बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके जो संसाधन हो सकता है, उनके पास बड़े संसाधन हो, लेकिन हम लोग के पास ये जो हमारा अपना जब फुर्सत प्रचार से मिलता है या लोगों से काम करने के बाद मिलता है तो कुछ सोचते हैं, वो सोचते हैं जो जनता कहती है कि सारा दिन प्रचार करने के बाद उन्हीं से हमें सीखने को मिलता है कि वो चाह क्या रहे हैं। तो जब वो कहते हैं कि यूपी में जुर्म धुआंधार बा, तो उसी को हम लाइन ले लेते हैं। यूपी में कहते हैं अरे दादा हम महंगाई से बहुत परेशान है, सरकार से हमके मुक्ति दिलावा, तो हम उसी से लाइन लेते हैं महंगाई बहुत तेज बा। फिर वो कहते हैं कि हम सब लाचार हो गए हैं, परेशान है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो उसी से लाइन लेते हैं कि जनता लाचार बा। फिर कहते हैं भैया अखिलेश भैया सही थे, तो हम लोग उससे लाइन लेते हैं अखिलेश के प्रहार बा। फिर उसी से लाइन बन जाती है कि भाजपा की हार बा। कोई खुशियों की बरसात हुई, बीजेपी की मात हुई और सुना चर्चा का हुई, नफरत ना हुई, गफलत ना हुई। क्या आपको लगता है यही तरीका है जिससे कि जो एक नई पीढ़ी है उसको एंगेज करने का ये बेस्ट तरीका है? हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फोन से जो चीजें हम बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बट एक वो है कि उस चीज को ना थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और एग्जैक्ट वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि आजकल फ़ोन ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लाइक वर्क फ्रॉम होम हो गया तो सब लोग क्लासेस चाहे कुछ भी सब कुछ फ़ोन पे हो रहा है। तो आई थिंक आजकल सब कुछ फ़ोन है, फ़ोन पे ज़्यादातर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, लाइक कोई भी आजकल न्यूज़पेपर नहीं देखता, कोई भी टीवी नहीं देखता, कोई ज़्यादा इतना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता लाइक आज के उसमें। सही मायने में तो कोरोना की आपदा ने पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा यूनिक अवसर प्रदान किया है जिसे वोटर्स के हर वर्ग से भरपूर लाइक्स मिल रहे हैं, खासकर युवाओं से। ये चुनाव सही मामले में हिंदुस्तान का पहला डिजिटल चुनाव है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वॉर रूम खड़े कर चुकी है, वॉलंटियर्स की भी कतार लग गई है। हर पार्टी ये चाहती है कि जो काम उन्होंने पिछले सालों में किया वो आप तक पहुंचाया जाए। वोटर्स को किस तरीके से रुझाना है, किस तरीके के जिंगल्स बनाने हैं, छोटे छोटे वीडियोस, ये सब वॉर रूम में बनाए जा रहे हैं और लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। हर पार्टी इसी दौड़ में लगी है कि किस तरीके से जो वोटर है उस तक अपनी बात पहुंचाई जाए फोन का इस्तेमाल करके। कितना इफेक्टिव होगी ये डिजिटल मार्केटिंग जो आप अभी देख रहे हैं, जो वॉर रूम्स बने हैं, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अभी ये बात तय है
कि हर पार्टी ये समझ चुकी है कि अगर वोटर तक पहुंचना है, वोटर के दिल तक पहुंचना है, तो रास्ता फोन ही है। ऐश्वर्या पालीवाल, कैमरा पर्सन परवीन शर्मा के साथ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजनीतिक दलों ने अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह के ऑनलाइन प्रचार का चुनाव किया है, लेकिन सबका मकसद एक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना। इस वर्चुअल वॉर में कौन कितने पानी में है, ये इससे भी तय होगा कि सोशल मीडिया पर किसकी कितनी पहुंच है। हमने सोशल मीडिया पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी की मौजूदगी के आंकड़ों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के 29 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर यूपी बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा, समाजवादी पार्टी के 25,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। फेसबुक को देखें तो यूपी बीजेपी के 51,84,000 से ज्यादा और समाजवादी पार्टी के करीब 32 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर बीजेपी के 40 लाख फॉलोअर्स हैं और समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2,35,000। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी समाजवादी पार्टी से 21 है, लेकिन फॉलोअर्स की ज्यादा संख्या चुनाव में जीत की गारंटी नहीं होती। दूसरे से ज्यादा कारगर डिजिटल रणनीति भी मायने रखती है और ये रणनीति बनाई जाती है सोशल मीडिया वॉर रूम्स में। यूपी के हर जिले में बीजेपी ने 2 वॉर रूम्स तैयार किए हैं, जहां 6,500 से ज्यादा लोगों की टीमें सोशल मीडिया हैंडल करती हैं। वॉर रूम में मौजूद हर एक मोबाइल फोन में 1,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्टिव हैं, जिनके जरिए एक बार में 5,000 से 5 लाख लोगों तक मैसेज भेजे जा सकते हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए हैं। बीजेपी वर्चुअल रैली के लिए यूपी में 4 हाईटेक स्टूडियोज भी तैयार कर रही है, जहां इन वर्चुअल रैलियों पर एक साथ 10 से 20,000 लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी को देखें तो चुनाव की इस ऑनलाइन वॉर में वो बीजेपी को टक्कर देने की पूरी कोशिश में जुटी है। हर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के 2 नेता डिजिटल कैंपेन को लीड कर रहे हैं। 100 से ज्यादा ट्विटर और फेसबुक वेरीफाइड अकाउंट्स के जरिए समाजवादी पार्टी रोजाना 1 लाख सोशल मीडिया यूजर्स तक पहुंच रही है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 390 व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है और हर ग्रुप में 256 मेंबर्स हैं। इसके अलावा जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल रैलियां भी प्रसारित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के इस डिजिटल वॉर में कांग्रेस भले ही पिछड़ी हो, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर कई कैंपेन लॉन्च करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। फिर चाहे वो बटन दबाओ स्कूटी पाओ कैंपेन हो, डिजिटल मैराथन कैंपेन हो या लाइव विद प्रियंका गांधी कैंपेन के जरिए जनता से संवाद बनाने का तरीका। इस बार चुनाव के नतीजे डिजिटल प्रचार से भी तय होंगे, इस बात को सभी राजनीतिक दल अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए सबके बीच चुनावी जंग के साथ साथ साइबर वॉर भी जुड़ी है, जो इंटरनेट की दुनिया में लड़ी जा रही है। अब देखना यह है कि इस साइबर वॉर में जीत किसको मिलती है। के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।